जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो पटवारी के लिए मैनेजमेंट का पोर्शन आ रहा है पेपर में, उसी को लेकर ये वीडियो है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से एक बार सुनिएगा और फिर एक बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक बार पढ़ने से कोई चीज़ समझ नहीं आती, जो नई चीज़ रहती है उसको एक से आप 2 से 3 बार आप अगर इसको ही पढ़ेंगे तो वो अपने आप समझ आने लगती है। तो एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज के वीडियो की कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है मंजिल तलब की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले प्रबंधन का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना। यद्यपि व्यवसाय जगत में इसका अर्थ कार्य निष्पादन लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की तकनीकी है। जो प्रबंधन है वो संकुचित रूप दृष्टिकोण से अपन देखें तो दूसरों से ये काम कराने की एक तकनीकी है। व्यापक अर्थ में प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंधन में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि सभी सम्मिलित है। प्रबंधन में जो है सब सम्मिलित हैं। नियोजन भी प्रबंधन में सम्मिलित है, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, नीति निर्धारित आदि सभी सम्मिलित है। प्रबंधन का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रबंधन की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अतः प्रबंधन की परिभाषा के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखे हैं। जैसे प्रबंधन की हमारी परिभाषाएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम हेनरी फेयोल के अनुसार देखें तो प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना है एवं नियोजन करना है, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। ये किसने कहा है? तो हेनरी फेयोल ने कहा है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि प्रबंधन का आशय पूर्व अनुमान लगाना एवं नियोजन करना, ये किस ने कहा है? तो हेनरी फ्योल ने कहा है। अब किम्बॉल एवं किम्बॉल के अनुसार विस्तृत रूप में प्रबंधन उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में माना हुआ माल को नियंत्रित करने की के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता हो। अब ये कह रहे हैं कि हम प्रबंधन उस कला को कहेंगे जो किसी भी उद्योग में माना हुआ माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता हो। अब क्रिटनर के अनुसार देख लेते हैं, प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। फिर देखते हैं हम पीटर एफ ड्रेकर के अनुसार तो प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले पाते हैं। अब पीटर एफ ये कह रहे हैं कि जिसके नेतृत्व में अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन ही मात्र रह जाते हैं, उत्पादन का रूप नहीं ले पाते हैं, एक व्यवसायिक गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार देख लेते हैं तो प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। अब यहाँ देखते हैं प्रबंधन की अन्य परिभाषाएं। जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंधन बराबर क्या होता है? कला विज्ञान। देखिए, लोगों से काम करवाने की कला और विज्ञान। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है, जो व्यक्ति एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। हेरोल्ड क्रुंच एवं हिज हॉरिक के अनुसार प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं।
रॉबर्ट एवं ट्रेवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार प्रबंधन को परिभाषित किया गया है कि ये संगठन के परिचालनों के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्य को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। EFL ब्रेच के अनुसार प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रबंधन तो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है। ऐसे उत्तरदायित्व में निम्न तथ्यों का समावेश किया जाता है: योजना को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना व अपनाना, उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करना वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन, एकीकरण, समन्वय, अभिप्रेरण एवं पर्यवेक्षक करना, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कुशलता दक्षता से किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रबंधन है। प्रबंधन बराबर क्या होता है? प्रभावी ढंग प्लस दक्षता। प्रभावी प्रबंधन इस कार्य से कार्य को करने एवं क्रिया को पूरा करने और उद्देश्य को प्राप्त करने से है। प्रभावी प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इस कार्य को करने और क्रिया को पूरा करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावी प्रबंधन। प्रक्रिया वह प्राथमिक क्रिया जिन्हें प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए करता है, उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अंतिम परिणाम प्राप्त करना प्रक्रिया कहलाता है। कार्य कुशलता, इसका अर्थ है किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना कि ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादक प्राप्त हो सके। हेराल्ड क्रूज कहते हैं कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो, सब में समान रूप से पूरी की जा सकती है। प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य दिए। संगठनात्मक उद्देश्य फर्स्ट है जिसमें उत्तरजीविता, लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धा बाजार में विद्यमान है, उत्तरजीविता। सेकेंड है लाभ, यह निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। और विकास, किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। विकास जो है किसी संगठन के विकास की जो सफलता है वो गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। सामाजिक उद्देश्य में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल है। व्यक्तिगत उद्देश्य, कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता, स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ, ये व्यक्तिगत उद्देश्य होने चाहिए। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रबंधन का महत्व जो है क्या है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों का निर्धारण तथा उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्ति करने में सहायक होता है। उत्पादकता में बढ़ोतरी, अब सेकंड है उत्पादकता में बढ़ोतरी कैसे करें, ये उसके महत्व है। कुशल प्रबंधन द्वारा उत्पादक में वृद्धि तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है जिससे संगठन के लाभों में वृद्धि होती है। फिर है तीसरा है गतिशील संगठन का निर्माण। अगर गतिशील संगठन का निर्माण कैसे करें तो प्रबंधन के द्वारा एक गतिशील उद्देश्य पूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति, तो कुशल प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त, बाजार के प्रतिस्पर्धा स्वरूप में बने रहने के लिए एक कुशल प्रबंधन की सदैव आवश्यकता होती है। अगर बाजार में आपको प्रतिस्पर्धा स्वरूप बने रहना है, वहाँ आपको लाभ अर्जित करते रहना है, तो एक कुशल प्रबंधन की आपको सदैव आवश्यकता होती है। एक मजबूत प्रबंधन मतलब एक उसका पूरा मैनेजमेंट आपको ढंग से करना पड़ेगा। 6 है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। उचित प्रबंधन द्वारा पूर्व नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा कब, कैसे, किस प्रकार कार्यों को किया जाए जिससे निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय में व न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। ये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, उसको कब से कैसे किस प्रकार करना है, उसको निर्धारित लक्ष्य के कम से कम समय में करना है और न्यूनतम लागत पर करना है, ये उसका महत्व है। अब प्रबंधन की जो प्रकृति है उस पर देख लेते हैं हम।
जीवन के हर क्षेत्र यथा सेवा, सुरक्षा, राजनीति, सामाजिक स्तर आदि में किया जा रहा है, जिससे इसकी मूल प्रकृति के विषय में विद्वानों के मध्य मतभेद है। फिर भी प्रबंधन के दो भागों में विभाजित कर इसको समझा जा सकता है। प्रबंधन की प्रकृति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो है कला के रूप में और एक है विज्ञान के रूप में। प्रबंधन की प्रकृति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रबंधन कला के रूप में, प्रबंधन एक स्व अर्जित कला है। ये व्यक्ति को अनुभवों तथा कार्यों में दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होती है। जो प्रबंधन की एक कला है वो स्वार्जित कला है, व्यक्ति को अनुभव और कार्य में दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होती है। अगर आपको उसमें आपका जो अनुभव है वो ज़्यादा, आप किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में आपको कार्य करते करते 2 से 4 साल, 1 से 2 साल या 5 साल जो भी हो रहे हों, तो आपका जो अनुभव है वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी कला। आपको और बेहतर तरीके से उसका अनुभव होता जाएगा, उसको और बेहतर तरीके से आप करते जाएंगे। जॉर्ज और टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। चातुर्य के प्रयोग से, ये कह रहे हैं कि चातुर्य के प्रयोग से अगर हम कोई इच्छित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत व कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोगों के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ये ज्ञान, अनुभव, सिद्धांत, कार्यकुशलता, व्यवहारिक सहयोग, ये पूरा जो है आपका बता रहा है कि इसे हम कला कहते हैं। कला से संबंधित विशेषताएं जो होती है वो सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व होता है, व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार और व्यवहारिक रचनात्मक पर आधारित। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कला की उक्त विशेषता से प्रबंधन की विशेषताओं की तुलना की जाए तो ये स्पष्ट होगा कि प्रबंधन में कला के सभी गुण मौजूद होते हैं। अगर हम कला की उक्त विशेषताओं से प्रबंधन की विशेषताओं की तुलना की जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंधन की कला के सभी गुण मौजूद है। जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसमें हमारी जो कला है उसके सभी गुण मौजूद है। प्रबंधक द्वारा प्रबंधक के ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उसे सुगमता होती है। प्रबंधकीय ज्ञान का परीक्षण एवं शिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता व्यक्ति की बुद्धि, विवेक एवं कार्य दक्षता पर निर्भर होती है। ये कहा जा सकता है कि प्रबंधन एक कला है। पीटर एफ ड्रकर ने भी कहा है कि प्रबंधन एक कला है, ना कि विज्ञान है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है कि प्रबंधन एक कला है, ना कि विज्ञान है। प्रबंधन विज्ञान के रूप में प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जाता है। जैसे वैसे ही प्रबंधन के संबंध में अनेकों वैज्ञानिक आधार व अध्ययन के माध्यम से प्रबंधन में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। कुंज के अनुसार विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है, ये कुंज ने कहा है। दूसरे शब्दों में विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान होता है। किसी भी विषय में का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान होता है जो अनेक अध्याय एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। विज्ञान से संबंधित विशेषताएं प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, सर्वव्यापकता सिद्धांत, क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित सिद्धांत। यदि उक्त विशेषताओं के आधार पर प्रबंधन की तुलना ज्ञान के रूप में करें तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रबंधन विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जो सिद्धांत, अनुभव व अवलोकन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। प्रबंधन जो क्या है, विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जो सिद्धांत, अनुभव व अवलोकन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। प्रबंधन के सिद्धांत अनेक परीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण व सर्वव्यापकता पर आधारित होते हैं। अतः कहा जाता है कि प्रबंधन शुद्ध विज्ञान न होकर व्यवहारिक विज्ञान होता है। जो प्रबंधन है वो शुद्ध विज्ञान न होकर एक कैसा विज्ञान होता है, व्यवहारिक विज्ञान होता है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार ये वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार जो है वास्तव में एक कैसा विज्ञान है, व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है।
निष्कर्ष जो है इसका उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रबंधन एक प्राचीन कला एवं आधुनिक विज्ञान है जो व्यक्ति अर्जित व क्रमबद्ध के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अर्जित व क्रमबद्ध के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब हम प्रबंधन की विशेषता देख लेते हैं। प्रबंधन का उद्देश्य पूर्ण होना, लक्ष्य की प्राप्ति एवं सरल व स्पष्ट। प्रबंधन सर्वव्यापी है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक आदि प्रबंधन बहुआयामी है। सही तो है, प्रबंधन बहुआयामी है। प्रबंधन अनेक जगह काम आता है। कार्य का प्रबंधन हो, लोगों का प्रबंधन हो, परिचालन का प्रबंधन हो। प्रबंधन का निरंतर चलने की क्रिया क्या है? गतिशील। प्रबंधन के निरंतर चलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गतिशील कहते हैं। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लोग, विभिन्न कार्य, लेकिन उद्देश्य एक होता है। प्रबंधन एक कैसी क्रिया है? सामूहिक क्रिया है जिसमें विभिन्न लोग होते हैं, विभिन्न कार्य होते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति, अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, परंतु संगठक के कार्यों में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। ये दिखाई नहीं देगा परंतु संगठकों के कार्यों में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। प्रबंधन की अवधारणा परंपरागत और आधुनिक रूप से। फ्लोट ने कहा है कि लोगों से कार्य करवाने की कला, और आधुनिक में एफ.एम. टेलर ने कहा है प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना। वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना। उद्देश्य सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया व सरल विज्ञान है। प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया व सरल विज्ञान है। प्रबंधन के कार्य जो है आपको नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया। प्रबंधन का क्षेत्र हो गया। प्रो न्यूमैन के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। अब प्रबंधन के क्षेत्र की बात करें तो प्रबंधक के क्षेत्र है। प्रो न्यूमैन के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए। क्रय प्रबंधन, कच्चे माल की गुणवत्ता तथा विशेषताओं का निर्धारण। आपूर्ति का निर्धारण, समय से आपूर्ति। विपणन प्रबंधन, उपभोक्ता की ज़रूरतों की पहचान करना और बाजारों का विश्लेषण करना। रखरखाव प्रबंधन, रखरखाव का आशय है कि उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए नियमित पद्धतिगत प्रक्रियाओं का पालन करना। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों तथा उत्पाद जारी रखने हेतु नियमित निरीक्षण और संयोजन आवश्यक होता है। कार्मिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करना। वित्तीय प्रबंधन, वित्त के स्रोतों तथा निर्धारण, वित्त की प्राप्ति के निवेश का निर्णय। कार्य प्रबंधन, विकास प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कौशल को सीखते हैं, उसे अधिक उन्नत बनाते हैं। अब प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे लोगों द्वारा कुछ कार्य करने तथा करवाने में उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी विशेष कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे निर्णय लेने का अधिकार। उच्च स्तरीय प्रबंधन में संचालक मंडल, प्रबंधक, संचालक और मुख्य प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन से आते हैं? संचालक मंडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचालक मंडल किस स्तर का प्रबंधन है, तो उच्च स्तरीय का प्रबंधन है संचालक मंडल। प्रबंधक संचालक ये भी उच्च स्तर का है, और मुख्य प्रबंधक ये भी उच्च स्तर का। मध्यम स्तर के देख लेते हैं। इसमें मध्यम स्तर में आते हैं प्रबंधक आता है, उप प्रबंधक आता है और सहायक प्रबंधक आता है। मध्य स्तर में प्रबंधक, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। और निम्न स्तर में आते हैं अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन। निम्न स्तर में कौन कौन से आते हैं? अधीक्षक आता है, परीक्षक, पर्यवेक्षक आता है और फोरमैन आता है। और उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते हैं अध्यक्ष, सीईओ, संस्थापक, निदेशक, मुख्य परिचालन अधिकारी आदि। ये संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उच्च प्रबंधन विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों की टीम होती है। उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न विभागों में कार्यों को सामंजस्य स्थापित करना। इन अधिकारियों के समूचे कार्य निर्णयात्मक, विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए जिम्मेदारी होती है। व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक वृहद व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्य तथा नीतियों का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। बजट का अनुमोदन करना, योजना एवं परिणामों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण मामलों के विषय में विचार विमर्श करना, आय का उचित वितरण करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना, ये संगठक के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक मंडल प्रमुख और उपमंडल प्रमुख, विभागीय प्रमुख जैसे खरीद प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक आदि, संयंत्र अधीक्षक, ये उच्च प्रबंधकों तथा निम्न स्तरों के माध्यम की कड़ी होते हैं। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ तथा प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। सामान्यतः इन्हें विभाग प्रमुख कहते हैं। मध्य प्रबंधक उच्च प्रबंधक द्वारा विकसित नियंत्रण योजना एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो उच्च प्रबंधक विकसित नियंत्रण योजना की व्यूह रचना क्रियान्वयन करता है वो मध्य प्रबंधक उसके उत्तरदायित्व होते हैं। प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये उच्च स्तर एवं संचालन मंडल के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। अब आती है निम्न स्तरीय प्रबंधक की बात। निम्न स्तरीय प्रबंधक की बात, पर्यवेक्षक, फोरमैन, निरीक्षकों। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। निम्न स्तरीय प्रबंधन से ही, पर्यवेक्षक और फोरमैन और निरीक्षकों से। ये प्रबंधन के निम्न स्तर के कर्मचारी हेतु दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अब प्रबंधन की सीमाएं, वे श्रमिक को आदेश और निर्देश देते हैं कि कई बार प्रबंधक का व्यक्तिगत हित सामान्य हित से अधिक होता है। समय परिवर्तन के अनुसार प्रबंधन सिद्धांतों को बदला जा सकता है। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है जो कंपनी के विकास में बाधा बन सकता है। तो ये था अपना चैप्टर 1। अब इसकी जो है प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रबंधक क्या है? तो प्रबंधक क्या है आपने अभी पढ़ा है, तो आप इसमें से बताइए क्या है प्रबंधक। और ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है पूरे दिखा देता हूँ। तो आप इस प्रकार जो इसके आंसर की है, ये नहीं आपको यहाँ मिलेगी नीचे, ये आंसर की रही इसके आप क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन लगाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कितने जो है सही किए है आपने। तो आप एक बार और मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये है जो है आपके ऑब्जेक्टिव विकल्प रहे हैं और आपको ये आंसर की है इसकी, ये आपको नीचे मिल जाएगी। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।